अमन श्रीवास्तव बोल रहा है यस पढ़ी। शिवानी द्विवेदी बोल रही है पढ़ी। ज्योति बोल रही है। आरती कह रहा है पढ़ेंगे। अच्छे सर, मैं भी बढ़िया हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। रितेश, वंशिका, चलिए वेरी गुड। तो दिस इज द रेफरेंस। जब आप सिलेक्शन लेते हैं, आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं एक्चुअली, जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं उस स्ट्रेटजी को कितनी जल्दी उसे अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, आप उसे कितनी जल्दी फॉलो करते हैं और कितनी जल्दी आउटपुट लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। जिन लोगों ने किया वो बधाई के पात्र हैं, निश्चित रूप से वो अपने लिए एक बार तालियां बजा दें। जब भी आप अच्छा काम करें खुद को शाबाशी दें, खुद को मोटिवेट करें कि आपने वो काम किया। जब आप वो काम नहीं कर पाए तो गिल्ट फील भी करें कि आप वो आज काम नहीं कर पाए, इससे आप चीजों को वैल्यू करना सीखोगे। तो जिन लोगों ने किया उनके लिए तालियां, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी तरफ एक बार आईना देख के और कोशिश करें कि आप लोग तैयारी करने क्यों आए हो। ठीक है, ये जानने का भी प्रयास करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो लोगों के पास वाजिब रीजन है उनके लिए तो एक चीज समझ में आती है, पर जिन लोगों के पास वाजिब रीजन नहीं है वो अपने लिए एक बार खुद के लिए भी तालियां बजा सकते हैं कि क्यों आप लोगों ने आज पढ़ाई नहीं की, और जिन लोगों ने की वो तो बधाई के पात्र चाहिए। आप लोगों को मैं फिर बता दूं कि रणनीति बनाने से केवल कुछ नहीं होता, रणनीति को जमीनी स्तर पे आप कितना क्रियान्वित कर रहे हैं ये भी उतनी ही मायने रखता है, और इसी चीज को आप लोगों को थोड़ा ध्यान भी देना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है एक संक्रमणशील समय चल रहा है। संक्रमणशील समय का मतलब होता है एग्जाम डेट आगे बढ़ चुकी है। एग्जाम डेट जब आगे बढ़ गई है तो ऐसी परिस्थितियों में आप ढील पोल अपनाओगे, जैसे आप लोग ढील पोल होगे आपकी इफिशियंसी भी कम होगी, कंटिन्यूटी भी कम होगी, जो एट द एंड एग्जाम में आपको प्रभावित करेगी। 2026 वालों के साथ समस्या पता क्या है? 2026 वालों के साथ समस्या ये है कि उन लोगों को लग रहा है कि उनके पास पर्याप्त समय है, प्रीलिम्स आने में भी पर्याप्त समय है, तब तक मेंस हम आराम से करते रहेंगे। पर अगर आप लोग मेंस आराम से करते रहोगे तो ऐसी स्थिति में आपके मेंस के 3 पेपर भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग भी प्रयास करें कि एफिशिएंट रहें, 8 से 10 घंटे नियमित रूप से अच्छे तरीके से पढ़ें और नोट्स मेकिंग पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फोकस करें। क्लियर है सभी को? चलिए, कोई नया तो नहीं है आज? कोई नया तो नहीं है आज? 2 क्लासेस आप लोगों ने ली, 2 क्लासेस में क्या क्या चीजें समझ में आई आप लोगों को? 2 क्लासेस में क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए? ओहो, 2 क्लासेस छूट गई हैं, कोई बात नहीं। जो लास्ट क्लासेस नहीं ले पाए वो ले लीजिएगा। कॉमन पॉइंट निकालना सीख गए। हम लोगों ने एक रणनीति पे डिस्कस किया था। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 4 में हमने अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक रणनीति पे हम लोगों ने बात की थी। वो रणनीति क्या थी कि हमें 2 पार्ट में से एक पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे ये जो पोर्शन है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी का, उद्यमिता वाला पोर्शन हमारे लिए आसान होगा। फिर हमने देखा कि जो डेफिनेशंस वाला पोर्शन हम लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना है, और 10 डेफिनेशन कम से कम आप रोज लिख के रखें तो अगले 10 दिन में 200 डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाएंगी। तो कितने लोगों ने आज 10 डेफिनेशन लिखी? कितने लोगों ने आप 10 डेफिनेशन लिखी? शिवम ने लिखी, ऋतिक ने लिखी, वंशिका ने लिखी, प्रीति ने लिखी, सोनिया, हंस, सोहेल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मुझे आप लोग बताएं कि आप डेफिनेशंस में कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग जब डेफिनेशन लिख रहे हो, आप लोग अलग से डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप लोगों को एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी, आप कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे। साथ ही साथ अब आपको एक विश्वास महसूस हो रहा होगा कि इन डेफिनेशंस को हम लोग अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। 2 क्लास का शॉर्ट में बता दीजिएगा। सॉरी प्रियंका, आप क्लास नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस डली हैं, आप उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी क्लासेस में 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। एक तो अनुशासन, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टाइम पे चीजें करना, मतलब मेहनत कश लोग ही मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ, है ना? तो इन चीजों को, हाँ, डेफिनेशन से लेकर आए सब कुछ लिख सकते हो, तो वेरी गुड। तो हमने देखा कि डेफिनेशंस को हम लोगों को जितनी भी डेफिनेशंस निकल सकती है, संभावित डेफिनेशंस को हम लोग एक जगह लिख लेंगे। 10-10 डेफिनेशन करके भी लिखेंगे तो 2 घंटे रोज फिजिक्स पढ़ना है, 45 मिनट रोज हिंदी पढ़ना है। तो हमने ये चीज सीखी थी, और साथ ही साथ हमने ये सीखा था कि इन डेफिनेशंस के बिहाफ पे कितने सारे क्वेश्चन, इंट्रो लिखने में, 2 मार्क लिखने में, एज वेल एज क्लेम मार्क लिखने में।
ये चीज हम लोगों ने सीखी थी। कितने चीजों को लिखा जाता है? ईश्वर, जगत और आत्मा। ईश्वर, जगत और आत्मा। नीति मीमांसा में हम किस चीज का जिक्र करते हैं? नीति मीमांसा में हम किन चीजों का जिक्र करते हैं? हमने क्या चीजें कल देखी थी जो आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा हमारी? बहुत बढ़िया। और ज्ञान मीमांसा में हम लोगों ने क्या देखा था? ज्ञान क्या है, ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं। अच्छा, ज्ञान के साधन में हम लोगों ने देखे थे कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो दो प्रकार के साधन बताती। कौन कौन से? वेस्टर्न फिलोसफी दो प्रकार के साधन बताती। कौन कौन से? बुद्धिवाद और अनुभववाद। ठीक है, इसी को लेके सुकरात, अरस्तु, प्लेटो को आप लोग पढ़ते हो। जबकि भारतीय दर्शन 6 प्रकार की बताती, 6 में से 3-4 आप लोग बता दें। 3-4 आप लोग बता दें 6 प्रकार में से। वेरी नाइस। फिर हम लोगों ने कुछ कॉमन पॉइंट देखे थे सामाजिक दर्शन के। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जब इन दार्शनिकों को आप लोग पढ़ें, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये यूनान के दार्शनिक है। उस समय क्या स्थिति थी उसके हिसाब से इनके दर्शन को पढ़ना। ठीक है, उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उस समय दास प्रथा कैसी थी, और इन्होंने विश्व को कैसे माना, प्रत्यय क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, जो दिमाग में पहले से जो बने हुए प्रत्यय कहलाते हैं। ये एक टाइम पीरियड के लोग हैं, तो इन तीनों को हमेशा साथ में पढ़ें और आपस में तुलना भी कर लें कि कौन से में क्या अंतर है। महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भर्तृहरि एक तरीके के हैं। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास और रविदास ये भक्ति काल के हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, और ये सब एक समय के हैं। तो ये बट्टे उस तरीके से टाइम पीरियड के अनुसार, तो उस टाइम पीरियड के अनुसार जिस तरीके की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख के आप इनको पढ़ें। ठीक है, उन समय की जो परिस्थिति थी उसको ध्यान में रख के ही पढ़ें। उसके बाद हम लोगों ने कल भारतीय दर्शन के बारे में कुछ चीजें देखी थी। उसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आंसर्स को कैसे लिखा जाए और क्या तरीका हम लोग अपना सकते हैं आंसर्स को लिखते वक्त। मैं एक बार क्यों रिवीजन में आप एक बार मैं क्यों रिवीजन में आप लोगों को बता दूं हमारी आंसर राइटिंग क्लासेस में क्या हो। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा देख लिया था। ज्ञान क्या है? सामाजिक दर्शन किसी का भी आप लोगों से पूछे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर आपसे उसका सामाजिक दर्शन पूछा जाए तो देयर इज सम कॉमन पॉइंट्स। और वो कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे जाति प्रथा का विरोध, अस्पृश्यता का विरोध, वर्ण व्यवस्था, स्त्री पुरुष समानता। अब जब आप राजनीतिक विचारक पढ़ोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, या आप लोग जवाहरलाल नेहरू को पढ़ोगे, या राम मनोहर लोहिया को पढ़ोगे, चाहे दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ोगे, उनका भी अगर आपसे सामाजिक दर्शन पूछा जाए तो भी यही कॉमन पॉइंट आप लोगों को लिखना है। तो भी आप लोगों को यही कॉमन पॉइंट लिखना है। क्लियर है? अब राजनीतिक दर्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब राजनीतिक दर्शन जब आप लिखते हैं तो मतलब कैसा राज्य उसे पसंद है, मतलब लोकतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र पसंद है या राजतंत्र पसंद है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप प्लेटो और अरस्तु वगैरह पढ़ोगे तो वो राजतंत्र की वकालत करेंगे, परंतु जब आप आधुनिक दार्शनिकों को पढ़ोगे तो वो लोकतंत्र की वकालत करेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र संबंधी विचार बता दें। और अगर आप लोग आधुनिक दार्शनिकों की बात करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र की बात करेंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, जिन लोगों ने संविधान को देखा वो संसदीय लोकतंत्र की बात करेंगे। सभी के सभी मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, राजनीतिक जागरूकता की बात करेंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अब देखो स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? व्यक्तित्व के विकास के लिए। आंतरिक स्वतंत्रता, बाह्य स्वतंत्रता, दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का आप लिख सकते हैं। राजनीति में सांप्रदायिकता का विरोध करेंगे। ठीक है,
तो ये कॉमन पॉइंट है जो आप किसी भी राजनीतिक दर्शन में लिख सकते हो। किसी का भी राजनीतिक दर्शन आप लोगों से पूछें तो आप एक कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी डेफिनेशंस आए तो डेफिनेशंस को 2 लाइन में लिख के आपको एग्जांपल देना ही देना है। जैसे पूर्वाग्रह की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, फिर मैंने आपको कुछ कॉमन विशेषताएं बताई थी, उन विशेषताओं के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन भी बना सकते हो कॉमन विशेषताओं के आधार पे। साथ ही साथ इनको आप कहीं भी लिख सकते हो। जैसे आप कोई भी वैल्यू आपसे पूछे, कोई भी वैल्यू आपसे पूछे तो आप वैल्यूज के बारे में क्या लिखोगे, यही लिखोगे कि अमूर्त है, मनोवैज्ञानिक है, दिखती नहीं है, ठीक है, भावनात्मक संकल्पनाएं अर्जित की जाती है, सकारात्मक या नकारात्मक स्वरूप इसका हो सकता है। तो ये तो 5 विशेषताएं तो हमने कॉमन याद कर ली, 2-3 विशेषताएं आप बुक में से याद कर लेना, तो आप 7-8 विशेषताएं लिखने में सक्षम हो पाओगे, साथ ही साथ उस आंसर को लिखने में सक्षम हो पाओगे। जैसे आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ ले, ठीक है, अच्छा एक शब्द लिख सकते हैं सार्वभौमिक संकल्पनाएं। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सल होती है, वैल्यूज पूरी यूनिवर्सल होती है। या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा एग्जाम में, जैसे सार्वभौमिक धर्म पूछा था, तब भी आप लिख सकते हो कि एक अमूर्त संकल्पना है, ये एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ये एक भावनात्मक संकल्पना है, इसको अर्जित किया जाता है, इसका स्वरूप सकारात्मक होता है। ये भी आप इस 5 विशेषताएं यहां भी लिख सकते थे और आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होता। तो जब आप इस तरीके के आंसर लिखो तो इस तरीके के आंसर में इन विशेषताओं को लिखने की कोशिश करना। अगर आपको आंसर नहीं, हर कहीं नहीं लिखना, कनेक्ट करके आप लोगों को लिखना है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर आपसे किसी भी वैल्यू, जो इतना बड़ा सिलेबस है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, उनमें से किसी का भी महत्व आपसे पूछा जाए, किसी का भी महत्व पूछा जाए, इंपोर्टेंस पूछा जाए, तो आपको कुछ कॉमन पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लेना है और उन्हीं के बिहाफ पे आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। जैसे उद्यमिता में हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से एथिक्स में भी हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे प्रशासन में नैतिकता की स्थापना, कोई भी वैल्यू हम लोग स्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा, नैतिकता की स्थापना होगी, उचित कार्य संस्कृति का विकास होगा, वर्क कल्चर अच्छा होगा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं लोगों को मिलेगी, जनता का प्रशासन से जुड़ाव होगा, कनेक्ट फील करेंगे, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा, ठीक है, संसाधनों का क्या होगा, दुरुपयोग होगा, लाल फीताशाही पे अंकुश, समावेशी विकास, भ्रष्टाचार पे अंकुश, ठीक है, संकल्प से सिद्धि अमृत। अच्छा ये संकल्प से सिद्धि अमृत काल में सुशासन, अब इनका भी यूज भी करेंगे कि निष्कर्ष में कैसे यूज करेंगे हम इनका, ठीक है। तो एक बार इनको रीड करो, जल्दी से रीड करो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमें कैसे कॉमन पॉइंट लिखना है जब हमें आंसर नहीं आ रहा हो। जल्दी से रीड हो जाए तो एक बार डन लिख दीजिएगा। बहुत बढ़िया, वॉइस कट रही है, वॉइस आवाज सही आ रही है। नेहा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हैं, पर इंग्लिश का एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं आंसर राइटिंग वगैरह क्लासेस लेता हूँ तो इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान होता नहीं है, ठीक है। तो आप बस आंसर राइटिंग को समझ जाएं कैसा क्या होता है। और चूंकि इंग्लिश में क्या प्रिपरेशन करके आनी पड़ती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं जस्ट ट्रेनिंग, जैसे मैं आता हूँ अपनी ट्रेनिंग से 6:30 बजे के आसपास, और 6:45 पे मैं क्लास लेने लगता हूँ, तो मेरे पास 15 मिनट का समय मिलता है जो कि चेंज बस करने के लिए मिलता है। तो मैं सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि मैं प्रिपरेशन करके आ पाऊँ, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप जितना ज्ञान का लाभ ले पाए उतना मतलब बेहतर है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि कॉपी की हर लाइन को हम लोगों को यूज करना है, कॉपी की हर लाइन को हम लोगों को यूज करना है। जैसे ये 7 मार्कर के लिए स्पेस है, सपोज करो, ठीक है, 7 मार्कर के लिए स्पेस है, प्रश्न आया
सांवेगिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि का प्रशासन में महत्व बताइए। इंपोर्टेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, सांवेगिक बुद्धि का प्रशासन महत्व बताइए। क्लियर है? तो हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन देना है। सांवेगिक बुद्धि क्या है? स्वयं तथा दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। एक लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। एक लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। क्लियर है? अब आप यहाँ पे महत्व लिखें। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तरीका क्या है? आपने कोई एक महत्व लिखा, सपोज करो, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, चौथा पॉइंट लिखा, पांचवा पॉइंट लिखा, छठवां पॉइंट लिखा, सातवां पॉइंट लिखा, फिर आपने नीचे निष्कर्ष लिख दिया। अब निष्कर्ष में आप लोग हमेशा जब भी इस तरह की कोई चीज आए तो कुछ की पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा लो, है ना। मैं निष्कर्ष का बता देता हूं आप लोगों को, कोई भी कंक्लूजन को कैसे लिखना है। अपने निष्कर्ष में आप लोग हमेशा यूज करें कि उक्त मूल्यों से अमृत काल में सुशासन जैसी अवधारणा साकार हो सकेगी। तो अमृत काल में सुशासन, इस शब्द को आप लोग डिकोड कर लें। जब भी आप लोगों को मौका मिले तो इसको निष्कर्ष में लिखें, इकोनॉमिक्स में भी लिखें और दूसरी चीजों में। दूसरा, योजनाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। तीसरा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। समानुभूति जैसे मूल्यों को प्रशासन में स्थापित करने से कल्याणकारी राज्य जैसी संकल्पना को हम परिपूर्ण कर सकते हैं। निष्कर्ष खत्म। समानुभूति जैसे मूल्य अधिकारियों के द्वारा साकारित करने से अमृत काल में सुशासन जैसी महत्वपूर्ण संकल्पना का सपना हम पूरा कर सकते हैं। समानुभूति जैसे गुणों से न केवल कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच लोगों तक होगी, बल्कि 2047 भारत विकसित भारत के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपके निष्कर्ष को इफेक्टिव करेगी। संवैधानिक लक्ष्य, संवैधानिक लक्ष्य, इनको आप निष्कर्ष में यूज करें, है ना। ये महत्व भी है और इनको आप निष्कर्ष में यूज कर डालें। सुशासन, सुशासन ये तो गुड गवर्नेंस की स्टेब्लिश करने में प्रत्येक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, हर एक काम इंपॉर्टेंट है। संकल्प से सिद्धि, मोदी जी बार बार इस शब्द को यूज करते हैं। पंच प्रण याद हो आप लोगों को? पंच प्रण को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2047 तक विकसित भारत अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके का नैतिकता युक्त प्रशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नैतिकता युक्त प्रशासन, तो इन टर्मिनोलॉजी का आप लोग अपने निष्कर्ष में यूज कर सकते हैं। जब भी आप एथिक्स वगैरह कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हो, तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपके आंसर को इफेक्टिव बना देगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज आप लोगों को इसमें क्या करना है कि आप लोग एक काम कर सकते हो। जब भी आप लोग मूल्यों के बारे में लिख रहे हो, अब कोई भी मूल्य आपसे पूछे, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कोई भी मूल्य आपसे पूछे और आपसे पूछे पारदर्शिता को बढ़ाने के उपाय बताएं, सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के उपाय बताएं, समानुभूति को बढ़ाने के उपाय बताएं, कोई भी वैल्यू आपसे पूछ लें कि किसी भी मूल्य को, वो मूल्य कोई भी हो सकता है, समानुभूति हो सकती है, सत्यनिष्ठा हो सकती है, करुणा हो सकती है, उत्तरदायित्व हो सकती है, कर्तव्य परायणता हो सकती है, कोई भी मूल्य हो सकता है। और आपसे पूछे कि इन मूल्यों को कैसे इंक्रीज करें, लोगों में, अधिकारियों में कैसे इंक्रीज करें हम इन लोगों को, तो बढ़ाने के क्या उपाय होंगे। तो अब आप लोगों को अलग अलग आंसर याद नहीं करना है, आप लोग कुछ कॉमन पॉइंट अपने दिमाग में बिठा के रखें और उन कॉमन पॉइंट के बिहाफ पे आप किसी भी मूल्यों को बढ़ाने के उपाय दे सकते हो। वो कॉमन पॉइंट क्या होंगे मैं अभी बता रहा हूं, इनको लिख के रख लेना, जब एग्जाम देने जाओगे 6 काली रातों के बाद। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, कैसे नहीं दिख रही है यार? जो लोग नए हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होता है, तो मैं लिमिटेड टाइम पीरियड में आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं बता सकता हूँ। और एक चीज और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं तुम्हें अगर कहीं भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो फिर आके मुझे बताइएगा कि हाँ सर हमें ये चीजें यहाँ पे मिल गई। ठीक है,
हाँ बता सकते हैं विवेक, पर मैं कॉमन पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे कॉमन पॉइंट, फिर मैं आपको कहूंगा कि आंसर लिखना कैसे, जब इतना सारा कंटेंट हो तो उसमें आंसर को कैसे हम छोटे तरीके से लिख सकते हैं। सर कोचिंग नोट से खुद के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? प्रियांशी यूट्यूब पे मेरी वीडियो डली हुई है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं आज ही जाके देख लेना, ठीक है? तो आज ही जाके देख लेना यूट्यूब पे सारांश आईसीएस के चैनल पे डली हुई है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अभी एक आध दो क्लासेस में ऐसी भी लूंगा कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है? रिवीजन कैसे करें, इन सारे टॉपिक्स पे भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे समय समय पे। मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों के चीजों में थोड़ा सा सुधार आ जाए, मोटिवेशन हो जाए, ठीक है? तो चलिए, तो जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप कुछ कॉमन पॉइंट को दिमाग में बिठा लें, जैसे नैतिक मूल्यों का अवलंबन, मतलब नैतिक मूल्य उनमें डाल के, ठीक है? तो एक एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, अब चाहे वो सहानुभूति हो, सत्यनिष्ठा हो। दूसरा, आचार संहिता का पालन करा के, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, मोरल वैल्यूज डाल दो, या तो आचार संहिता का पालन करा दो, कंप्लायंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? उसके बाद उचित कार्य संस्कृति का विकास करके वर्क कल्चर में पारदर्शिता, ईमानदारी जैसे गुण लेके आएंगे। उचित कार्य संस्कृति, कोई से बेईमानी से काम नहीं करने देंगे किसी को, समय पे बुलाएंगे, समय पे जाएंगे लोग, मीटिंग अटेंड करेंगे सब लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे हम लोग। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे बार बार, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो अपने आप नैतिक मूल्य आ जाएंगे। उत्तरदायित्व का विकास करके, ठीक है? ग्रामीण संस्कृति से अवगत करा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक्चुअली आप लोग जब नरोना जाओगे 45 दिन में, तो आप लोग 5 दिन, मतलब 7 दिन टोटल, 5 दिन के लिए आप गांव ग्रामीण भ्रमण होगा आप लोगों का। आप लोगों ने सोचा कि वो ग्रामीण भ्रमण क्यों होता है? आईएएस लोगों का भी होता है, और जितने भी आप लोग जब नरोना एकेडमी जाओगे तो आपका भी होगा। आप लोगों को आइडिया क्यों ग्रामीण भ्रमण कराते हैं आप लोगों को, और जनजातीय इलाकों में पहुंचाया जाता है। अवलंबन से तात्पर्य डालना, मतलब उनको इंश्योर करना, जैसे एथिक्स आ गई अब, तो ये मूल्य बढ़ाने के उपाय थे तुम्हारे अंदर। क्योंकि भारत गांव में बसता है, लोकल मेजर प्रॉब्लम, जब आप लोग गांव में जाओगे तो आप बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स को जान पाओगे। जब लोग देखोगे कि लोग खाना नहीं मिल रहा है, गरीब है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पा रही ढंग से, खेतों में इतनी सारी दिक्कत हो रही है, जब आप उनको देखते हो तो आपका जो अंदर का व्यक्ति है ना, वो जाग जाता है यार। आप लोग बहुत इमोशनल हो जाते हो और आपके अंदर मूल्य आ जाते हैं, यार हम जब यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए ये करेंगे, ये करेंगे। हालांकि वो चीजें चेंज भी हो जाती है, पर इसलिए ग्रामीण संस्कृति का अवगत कराना। जब आप गांव को घूमोगे, खासकर जनजातीय इलाकों को, तो आप लोग देखोगे कि यार, आप बोलोगे यार मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं इनके लिए काम करूंगा, तो वैल्यूज जो है, समानुभूति, उनको हम लोग फील करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि हमारी एक किस्त आई थी, उसका किस्त नहीं आई, हमारा बच्चा, मतलब प्रेग्नेंट लेडी थी, वो नहीं पहुंच पाई अस्पताल तक। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हो जमीन स्तर पे, तो आप कनेक्ट कर पाते हो उनको। मैं अभी बता रहा हूँ, एथिक्स इज नॉट ऑल अबाउट स्टडी। इसका उद्देश्य है कि आप कितने मोरल हो, कितनी वैल्यूज आपके अंदर हैं, और उन वैल्यूज को, उन बातों को आप अपनी कॉपी में कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आप अपनी कॉपी में बार बार वैल्यूज का जिक्र करें, ईमानदारी, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जैसे इन सारे शब्दों का बार बार उपयोग करें, इनके एग्जाम्पल को पुट करें, और एग्जाम्पल के माध्यम से सेटिस्फाइड भी करें। क्लियर है? तो ग्रामीण संस्कृति का विकास करके, उसके बाद और कैसे हम लोग मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, जैसे निगरानी तकनीक। अब जैसे कोई व्यक्ति टाइम पे नहीं आ रहा, तो समर्पण का भाव कैसे लाएंगे उसके अंतर्गत? आप लोग पंचिंग मशीन लगा दें, अटेंडेंस मशीन लगा दें, तो वो व्यक्ति आएगा 10 बजे। पहले इंसान 12 बजे आता था, पर अब 10 बजे आने लग गया। सीसीटीवी कैमरा लगा दो तो ऑफिस में पैसे नहीं ले सकता वो, ठीक है? तो निगरानी तकनीक के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। सतर्कता प्रशासन, मतलब विजिलेंस, जैसे लोकायुक्त वगैरह है, तो लोगों को डर लगता है पैसे लेने में एक बार, क्योंकि अगर पकड़े गए तो सतर्कता प्रशासन भी क्या करेगा, मूल्यों को बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद 8वां पॉइंट क्या हो सकता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण पे बल दो। जब आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है तो आपको यही देखा जाता है कि आप अच्छे अधिकारी बनोगे कि नहीं बनोगे, आप ईमानदार अधिकारी बनोगे कि नहीं बनोगे। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर जोर दिया जाता है, इंटरव्यू में भी दिया जाता है। एथिक्स वाला पेपर भी इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप लोग थोड़े से एथिकल हो जाओ, ठीक है? उसके बाद
साथ ही साथ एनजीओ हो गए, ये दबाव डालते हैं, है ना, मीडिया हो गया, ये दबाव डालता है, और जागरूकता, शिक्षा का प्रसार, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, मूल्यों को डेवलप कर सकते हो। अब कोई भी आपसे मूल्य पूछ रहे हैं, अब ये पूछा ही जाता है, सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के उपाय बताएं प्रशासन में, समानुभूति को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि इसके अलावा इसके पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे समानुभूति जब आप पढ़ोगे तो सक्रिय श्रवण आप लोग पढ़ोगे, मतलब एक्टिव लिसनिंग, जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं तब तक समानुभूति डेवलप नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो वो एक अलग पॉइंट है, वो 2-4 पॉइंट तो वहां से आएंगे ही आएंगे जो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे, पर उन पॉइंट के अलावा आप 10 पॉइंट लिखने के में सक्षम होंगे, कैसे आप इसे समझें। जैसे ऊपर वाला हमारा पोर्शन था कि सामयिक बुद्धि का प्रशासन में, अब इसी की जगह हम लोग क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लें, सत्यनिष्ठा बढ़ाने के उपाय बताइए। क्लियर है, सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के उपाय बताइए। तो आपने बताया, परिभाषा दे दी आपने एक लाइन की सिर्फ, फिर आपने उपाय लिखे। अब आप लोग खुद से उपाय लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, अब छठवे से ज्यादा आपको याद नहीं आ रहा है, और आपने निष्कर्ष के साथ खत्म कर दिया आंसर। ये आपने निष्कर्ष लिखा कि सत्यनिष्ठा लोक कल्याणकारी राज्य अमृतकाल में सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है या करेगा, तो आपने निष्कर्ष लिख दिया। अब प्रश्न क्या बनता है, आपका 7 मार्कर का प्रश्न है, आप 6 पॉइंट लिख रहे हो, कितने मार्क्स देगा, 3 या 4 नंबर देगा। पर हम लोगों को क्या करना है, यथासंभव ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखना है। अब हम ही लोग क्या करेंगे, अब हमने 6 पॉइंट तो जो हमें याद आ रहे थे वो लिख दिए, अब हमने उपाय को इस तरीके से लिखा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इधर लिखे, 6 पॉइंट हमने कॉमन पॉइंट लिख दिए, तो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ 7 में से वो तुम्हें 6 नंबर तक दे देगा, यहाँ 7 में से वो तुम्हें 6 नंबर दे देगा, अभी तुम 3 नंबर ले पा रहे थे, 4 नंबर ले पा रहे थे, तो 2 नंबर का मार्जिन आया कि नहीं आया। ठीक उसी तरीके से अब जब आप लोग ये सांवेगिक बुद्धि लिख रहे हो तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप हेडिंग लिखें, फिर उसका एक लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें इस तरीके से, फिर हेडिंग लिखें, फिर आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो, फिर हेडिंग लिखो, फिर यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो, फिर हेडिंग लिखो, यहाँ पे डिस्क्राइब करो, फिर हेडिंग, फिर डिस्क्राइब। ये कैसा एक मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग मैथ्स में हमने कितने सारे लिखे कॉमन, मैंने इसी तरीके से लिखे थे 2019 में भी और 20 में भी, तो यहाँ पे मैथ्स में लिखें, 6 पॉइंट आप इस तरफ लिखें और 6 पॉइंट आप इस तरफ लिखें। जब नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लोग ज्यादा दोगे तो 7 मार्कर में उसे मार्क्स देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तरीका होता है। नॉर्मल 5-6 पॉइंट आप लोग लिख रहे हैं इसलिए मार्क्स नहीं मिल रहा है, मतलब मिल रहा है पर उतने नहीं मिल रहा है जितने हम लोगों को चाहिए, और कॉमन पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग ज्यादातर पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है सभी लोगों को, सत्य कोई भी मूल्य को बढ़ाने के। सर लेकिन अगर पॉइंट ज्यादा लिखेंगे तो टाइम कम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल टाइम का इशू लगेगा थोड़ा सा तुम्हें, पर हमें उन क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज करना जो हमें एग्जैक्ट आ ही नहीं रहे सचिन। हाँ मैं तो ज्यादा पॉइंट लिखता था, मैंने तो लिखे भी हैं। सर टेस्ट सीरीज लगाइए, वो लोग बोलते हैं 7 पॉइंट लिखो डिस्क्राइब करो, मैंने कहा देयर आर 2 पैटर्न्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है प्रिया, ये चीज मैं पहले भी बता चुका, हालांकि तुम नए जुड़े होंगे, पुरानी आंसर राइटिंग क्लासेस में भी ये बता चुका हूं मैं कि देयर आर 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो ये कि तुम्हारे पास पॉइंट्स ही कम है, पहला ऑप्शन क्या है कि तुम्हारे पास पॉइंट्स कम याद है। जब आपको पॉइंट्स कम याद हो तो ऐसी स्थिति में आपको पॉइंट लिखना है और डिस्क्राइब कर देना छोटा सा एक ही लाइन में, दूसरा पॉइंट लिखना है डिस्क्राइब कर देना है। ये चीज मैंने बताई भी थी, है ना, मैंने पहले आंसर राइटिंग क्लासेस में बताया, तो आप जरूर लिखें। चलो दूसरा तरीका देख लो, अब आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, प्रश्न है सांवेगिक बुद्धिमत्ता का, एक मिनट ना, सांवेगिक बुद्धिमत्ता का प्रशासन में मैथ, है ना,
क्लियर है? अब ये प्रश्न आया तो आप दो तरीके अपना सकते हो। एक पॉइंट आपने लिखा, डिस्क्राइब किया, आपके पास 12 लाइन है, 2 पॉइंट लिखा, डिस्क्राइब किया, 3, 4, 5 और 6 और 7 पॉइंट डिस्क्राइब कर दिए। क्लियर है? उसके बाद आप लिखें अन्य पॉइंट करके, और इनको आप लोग डिस्क्राइब ना करें, इसको आप लोग डिस्क्राइब ना करो और नीचे निष्कर्ष लिख दो। तो दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। पहली चीज तो क्या कंप्लीट हुई है कि आपने पॉइंट लिख दिया, हल्के से डिस्क्राइब कर दी, बाकी अन्य में कीवर्ड्स लिख दें, यहाँ पे खत्म, निष्कर्ष आप लोगों ने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से भी आप लोग चीजों को कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक एक लाइन में हम लोगों को डिस्क्राइब करना रहता है या कोष्टक में रेफरेंस देने होते हैं। एक बार पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को बताया। नंबर ऑफ पॉइंट्स कम याद हो तो डिस्क्राइब करो, नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा याद हो तो बिल्कुल पॉइंट के माध्यम से लिख दो। ये बात क्लियर है सभी को? हाँ, जो आप लोगों को शब्द सीमा तो बेसिक कंप्लीट नहीं कर पाते हो आप लोग, 60 शब्द बहुत कम लोग लिख पाते हैं 7 मार्कर में, तो शब्द सीमा के पीछे तो भागो ही मत ही, 11 मार्कर में हम लोग आएंगे। नहीं सर, मैं सानिध्य बेस से जुड़ी हूँ, मैंने फिर बताया तो फिर टेंशन ही नहीं। मैं एक चीज फिर बता चुका हूँ, टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट फर्जी चीज इन द वर्ल्ड। टेस्ट सीरीज वाले तुम लोगों को जितना भटकाते हैं उतना कोई नहीं भटकाता भैया। मेरा विनम्र निवेदन है कि टेस्ट सीरीज को केवल 2 मायनों में ही समझें। एक कि आप लोग रिवीजन करते रहे, सिलेबस आपकी होती रहे, कंटिन्यूटी बनती रहे। दूसरा, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें और आप लोग ये देख लें कि आप लोग जो याद कर रहे हो वो लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। और दूसरा, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि आप टाइम पे एग्जाम कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये बातें मैं 3-4 बार पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है, और आज भी ये बात मैं सेम बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज केवल इस चीजों के लिए। तो आप लोग इस चीजों के पीछे ना भागें, आप अपना कंटेंट अच्छे से याद करें। और अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है और आपके पास लिखने का तरीका है तो ये मान के चलिए कि आप बहुत बढ़िया तरीके से चीजें कर पाओगे। है ना? ये चीज मैं समझा चुका हूं। आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए, कौन ने बोला? एथिक्स में आप लोग पैराग्राफ में आंसर लिख सकते हो। देखो, अगर क्वेश्चन की डिमांड क्या की रही है, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आया, सांबे की बुद्धि मत, सांबे मूल्यों को बढ़ाने के उपाय लिखो, तो इसको पैराग्राफ में क्यों लिखोगे तुम लोग? पेपर 4 के उद्यमिता के हैंड रिटन नोट्स जो है आपके ग्रुप में सफिशिएंट है क्या? कोई चीज सफिशिएंट नहीं है और कोई चीज कम भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझे हैं तो 10 पेज के नोट्स भी सफिशिएंट हैं, और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझे तो 500 पेज के नोट्स भी इनसफिशिएंट हैं। ये बात दिमाग में आप लोग बिठा लें। आप लोग अगर सोच रहे हो कि नोट्स से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो नहीं, आपको समझने पड़ेंगे उनके कॉन्सेप्ट, कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो वो चीजें कंप्लीट हो पाती हैं। ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट जैसे आप लोग कर सकते हो वैसे करिए, है ना? इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। आपके पास कंटेंट क्या है और आपकी सोचने की, समझने की क्षमता क्या है। एनालिटिकल क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिख सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन को अभी हम लोग उस पे आएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चन को हम लोग पैराग्राफ में लिख सकते हैं। चलो, अब आपसे पूछें कि अगर आपसे कॉमन पूछे कि बाधाएं क्या क्या है, अगर आपसे पूछे कि इनके बीच में बाधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे सहानुभूति के विकास में कौन कौन सी बाधाएं, पूर्वाग्रह या कौन सी समानुभूति में कौन कौन सी बाधाएं, अगर इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन, सत्यनिष्ठा में कमी क्यों आ रही है, बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो अगर इस तरीके की कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप लोग अपने दिमाग बिठा लें कुछ कॉमन पॉइंट। जैसे पूर्वाग्रह एक सबसे बड़ा बाधा है किसी भी चीज के डेवलपमेंट में। दूसरी बात, जातिवाद भैया सबसे बड़ी बाधा है। तीसरी, अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। आज करप्शन दूर क्यों नहीं हो रहा? लोग पढ़े लिखे नहीं, धीरे धीरे पढ़े लिखे होंगे, सब चीजें कम होती चली जाएंगी। रूढ़िवादिता सबसे बड़ी बाधा है। और नैतिक मूल्यों का पतन, नैतिक मूल्यों का पतन। इसके अलावा और भी कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, पर ये 4 पॉइंट तो जरूर याद रखो। आपसे पूछे सत्यनिष्ठा के मार्ग में बाधा है बताए एक व्यक्ति के जीवन में, तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। पूर्वाग्रह, जातिवाद, अशिक्षा, रूढ़िवादिता वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आते हैं और चीजों को कैसे करें। जब भी आप किसी मूल्यों को लिख रहे हो, जब भी आप मूल्यों से संबंधित कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो आप एग्जाम्पल जरूर पुट करें। अब वो एग्जाम्पल कैसे पुट किया सकता है? जितने भी महान लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनके एग्जाम्पल्स को आप लोग जरूर डालें। ठीक है, कैसे?
ठीक है, कैसे हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं? जैसे हम लोग बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, बड़े जैसे महात्मा गांधी हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, तो इन लोगों के हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए, जैसे आपसे कभी प्रश्न पूछें, कभी भी किस तरीके के प्रश्न पूछें, जैसे सत्यनिष्ठा के बारे में कोई पूछे, तो सत्यनिष्ठा बेसिकली है क्या? सत्यनिष्ठा ये है कि जब कोई व्यक्ति आपको नहीं देख रहा हो तब भी आप अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो सत्यनिष्ठा है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे आप रात को 3 बजे ट्रैफिक सिग्नल पे आप रुके, कोई जनता नहीं है, पूरा रोड खाली है, पर ट्रैफिक सिग्नल रेड है और आप फिर भी रुके और ग्रीन होने पे आप लोग गए, तो मतलब सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो। मतलब जिन चीजों को आप सही मानते हो उनको फॉलो करना ही सत्यनिष्ठा कहलाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, है ना? जैसे लीडरशिप के एग्जाम्पल कई सारे देखोगे जब आप उनको पढ़ते हो। किनको पढ़ते हो? वो चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सेशन, जो अभी खत्म हुए। तो आप ईमानदारी, मेहनत, समर्पण, इनमें इनका एग्जाम्पल पुट करें। जब भी सत्य अहिंसा की कोई भी बात आए तो आप महात्मा गांधी को पुट करो। किसको? महात्मा गांधी को जरूर लेके आए जब भी सत्य अहिंसा की बात आए। जब भी जवाबदेहिता की बात आए, है ना, या नेतृत्व की बात आए लीडरशिप की, तो अब्राहम लिंकन को लेके आओ। जब भी ईमानदारी की बात आए, सेवा भावना की बात आए, ईमानदारी सेवा भावना की बात आए, तो आप लोग कलाम साहब को लेके आ जाओ। ठीक है, सेवा कर्तव्य निष्ठा की बात आए, स्वामी विवेकानंद को लेके आ जाओ। तो इन सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके एग्जाम्पल, मैंने अभी एक आप लोगों को एक ईमेल कुछ वो भी भेजा था कुछ दिनों पहले, एक मैसेज भेजा था मैंने टेलीग्राम चैनल पे, है ना? एक मैसेज मैंने आप लोगों को भेजा था। जैसे सत्यनिष्ठा के बारे में आपको एग्जाम्पल देना है तो आप अशोक खेमका का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको अपने एग्जाम्पल से अपने आंसर को सेटिस्फाई करना है। जैसे अशोक खेमका का 26 वर्षों में 50 बार ट्रांसफर हुआ, फिर भी उन्होंने सत्यनिष्ठा अपनी कायम रखी, ईमानदार बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में कपड़ा मिल के दौरान जब मालिक ने उन्हें महंगी साड़ी उपहार में दी तो उन्होंने केवल उतनी साड़ियां रखी जितना वो खरीदने की हैसियत रखते थे, उतनी उन्होंने साड़ियां रखी और उनका मूल्य चुका के आए। तो अशोक खेमका और लाल बहादुर शास्त्री द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सत्यनिष्ठा। तो जब सत्यनिष्ठा के बारे में बात आए, जब आप 11 मार्कर लिख रहे हो या 7 मार्कर लिख रहे हो, तो आप इस एग्जाम्पल को पुट करें। जब भी निष्पक्षता की बात आए, बिना पक्षपात के मतदान आप लोग बता सकते हो, या ऐसा कोई एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हो किसी अधिकारी का जहां उसने निष्पक्ष होकर चीजों को अच्छे तरीके से किया हो। तटस्थता की बात आए तो टीएन सेशन अपनी निष्पक्षता और तटस्थता दोनों के लिए जाने जाते हैं। चुनाव सुधारों में उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को ध्यान में रखे बिना उन्होंने चुनाव सुधार किए थे टीएन सेशन में। ठीक है, इसका आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। लोक सेवा पाल द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्रसव के 14 घंटे पूर्व तक ड्यूटी पर कार्यरत रहना, ये आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, एम्पैथी का एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप लोग? एम्पैथी का एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि एक सोमवंशी थे, कटनी के थे, गर्मी में वो रिहेब सेंटर गए। रिहेब सेंटर वो होता है ना, कुपोषित बच्चों को रखा जाता है, तो उन्होंने खुद का एसी निकलवा के रिहेब सेंटर में लगवा दिया था। ये एम्पैथी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब सोमवंशी ने वो विजिट किया था। आईएएस जितेंद्र कुमार थे, उन्होंने देखा एक बच्चे नंगे पैर से स्कूल जाते हैं तो उन्होंने चरण पादुका अभियान शुरू करवा दिया था। तो ये आप लोगों को बताना है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लीडरशिप, इस तरीके के एग्जांपल्स बढ़िया निकाल लें इंटरनेट से और पुट करें अपने आंसर में, तो बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल लगेंगे और एग्जांपल से आप अपने आंसर्स को और बेहतर कर सकोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जांपल क्या दोगे आप लोग?
इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सौरभ कुमार है जो कि छत्तीसगढ़ के आईएएस हैं। इन्होंने नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के लिए लंच विद कलेक्टर अभियान चलाया था। इमोशनल इंटेलिजेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनसे बातचीत करी, उन्हें समझा, देखा, जाना, तो उससे क्या हुआ, कई सारे लोगों ने समर्पण कर दिया। लंच विद कलेक्टर, आईएएस सौरभ कुमार ने, जो कि छत्तीसगढ़ के आईएएस है, उन्होंने बताया था। जब करप्शन का बात आए तो कौटिल्य वाला एग्जाम्पल आप लोग दे दो। तो ये बहुत सारे पॉइंट है और आप इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हो। इनको आप लोग क्या कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब जैसे टीएन सेशन है, तो इन्होंने क्या किया, चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया। ठीक है। डी के रवि हैं, आईएएस हैं कर्नाटक के, ईमानदार रवैये के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। किरण बेदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रवैया उन्होंने अपनाया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं कि तत्परता के लिए, मानवीय दृष्टिकोण के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके के पॉइंट्स आप लोग निकाल लें, उनको आप लोग एग्जाम्पल में पुट करोगे तो आपके आंसर और बेहतर हो सकते हैं जितना आप लोग और कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या एक पेसिव मोड में पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ये मैंने आप लोगों को भेज देते ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब मैं चाह रहा हूं कि पेपर थर्ड विल बी, मतलब थर्ड पेपर हम लोगों का जो है वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग मार्क्स 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ले लें। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो, मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो, थर्ड नहीं फोर्थ पेपर, सॉरी, आप अभी क्या कर रहे हो कि मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पेपर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो। तो अभी जब तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ोगे तो आप इनोवेटिव नहीं कर पाओगे कुछ, ना आंसर राइटिंग में आप लोग बेहतर कर पाओगे। पी नरहरि साहब का एग्जाम्पल बिल्कुल दे सकते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था। परमेश्वरम अय्यर का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट क्लीन करके बताया था तेलंगाना के गांव। लीडरशिप और डेडिकेशन टू बर्ड्स वर्क, मधुकर शेट्टी थे, इलीगल माइनिंग में बंधु मजदूर को फ्री कराया था इन्होंने। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल जो दबाव था उसको इन्होंने दूर कर दिया था। ठीक है। भ्रष्ट अफसरों के एग्जाम्पल मत दो उस टाइम पे, पर यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को इनोवेटिव करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाना है, आंसर राइटिंग आप लोग जब भी करें। अब चीजों को सोर्ट कैसे करें हम लोग, चीजों को हम लोग सोर्ट कैसे करें, तो यहां तक समझ में आ गया तो थंब बना दो, क्योंकि लगभग 40 मिनट हो गए, तो आप लोग थक गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान फोकस शिफ्ट हो गया होगा, नींद आने लग गई होंगी, है ना। नींद जब आती है तो थोड़ा सा एक बार बढ़िया हाथ फेर लो, बढ़िया मुंह पे एक बार हाथ पैर झटका लो, ताकि उबासी ना आए, आलस ना आए, थोड़ा सा घूम लो, एक बढ़िया सी मस्त अंगड़ाई ले लो, पानी पी लो। टेस्ट सीरीज में न्यू क्वेश्चन आते हैं, उनको भी नोट्स में कर सकते हैं, क्या कर लो, क्योंकि एमपीपीएससी का जो पेपर आएगा वो तो पेपर ही आएगा। एमपीपीएससी के आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज से मैच नहीं करते। सक्षम बैच में तो टारगेट आने वाले 1-2 दिन में। बोर नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही है, खैर आ जाए, इस पेज नॉर्मल, हम लोग क्लास में जाते हैं, हमें 10 मिनट में नींद आने लगती है, सुबह पीटी करने के बाद तो भयंकर नींद आती है, और मुझे तो अति वाली नींद आती है, मेरा फोकस ही नहीं हो पाता कभी क्लास में। मैं ऑफलाइन क्लासेस में कभी पढ़ ही नहीं पाया ढंग से, ऑफलाइन क्लासेस में कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं और मैं कुछ अलग ही पढ़ता आ रहा हूँ। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं बहुत बेकार स्टूडेंट रहा हूँ, खासकर कोचिंग क्लास में, या जब भी लेक्चर चलते मेरा फोकस रहता ही नहीं है यार, कभी नहीं रहता। तो तुम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और नींद आ जाएगी, व्हाट्सएप में मैसेज के रिप्लाई दे रहे होंगे, जो लोग नए नए जुड़ रहे होंगे उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और मैं किस तरीके का डेडिकेशन बच्चों से चाहता हूँ, डिसिप्लिन चाहता हूँ। हाँ, मैं तो बहुत बेकार स्टूडेंट रहा हूँ,
पढ़ाई के मामले में मैं खुद का पढ़ता रहता था। फोकस उतना नहीं रहा यार, ये बात तो सही है। रिजल्ट और बेहतर हो सकते थे, बट ठीक है, पहले अटेम्प्ट के हिसाब से बढ़िया मार्क्स थे। भोपाल आएंगे तो मीटअप रखेंगे। संडे के दिन अगर रहेगा तो इंदौर वालों से मीटअप रख सकेंगे दोबारा एक। सर जी चीजों को भूलता बहुत हूँ, याद करो। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। रिवीजन मेरा एक मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है कि जो सब्जेक्ट आप लोग भूल रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप लोग भूल रहे हैं, उस सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज करना है आप लोगों को? 5 बार पढ़ डालो, चाहे उसकी 5 बार रीडिंग लगा डालो, चाहे 5 बार आप कुछ भी कर डालो। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको 80% हिस्सा याद करने से रोक दे। गुना वालों से मीटअप रखें। गुना में 5, चलो आएंगे कभी तो रखेंगे। फास्ट रीडिंग के क्या एडवांटेज है आपने कहा था, बता चुका हूं यार फास्ट रीडिंग के एडवांटेज में। अब एक ही चीज रिपीट कहां करूं बार बार, बाद में बताऊंगा जब कभी याद आएगा तो। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जो व्यक्ति रिवीजन जितना ज्यादा करेगा, जो व्यक्ति जितना अच्छे से रिवाइज करेगा, कम खाओ अच्छा खाओ, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, यही सबसे बेहतरीन तरीका है आपके सिलेक्शन का। जिस व्यक्ति को जितना अच्छा कंटेंट याद होगा, जिस व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, जो व्यक्ति जितने अच्छे से लॉजिक और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेगा, वो व्यक्ति सिलेक्शन उतने अच्छे से रह पाएगा। पेपर 3 पे मत आओ, अभी मैं पेपर 4 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। जून के टारगेट बता दीजिए। जून स्टार्ट हो गया क्या सचिन? नहीं हुआ तो जून के टारगेट बता देंगे। जब मैं क्लास लूं तो आप एक चीज पे फोकस किया करें कि मैं क्या बता रहा हूं सबसे पहले क्लास में। उसके अलावा डाउट लेने के मेरे पास 5-10 मिनट होते हैं लास्ट में, मैं उन डाउट को आप लोगों को ले लूंगा, ठीक है। हाँ, एमपीपीएससी की सारी पोस्ट के बारे में फुल डिटेल बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया कमल, शाबाश, वेरी गुड। ये वीडियो कब तक डल जाएगी सुजीत सर जाने ये वाली बात तो। लाइव रहना बहुत जरूरी। अब देखो, अब क्वेश्चन आया प्लेटो के न्याय के बारे में बताइए, प्लेटो के न्याय के बारे में बताइए। क्लियर है? तो एक इंट्रोडक्शन बड़ा कॉमन हो गया कि प्लेटो यूनान के एथेंस शहर के प्रसिद्ध राजनीतिक आदर्शवादी दार्शनिक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य लोक सरकार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। कॉमन इंट्रोडक्शन। जो भी क्वेश्चन प्लेटो के बारे में आएगा, इंट्रोडक्शन कॉमन रहेगा। तो सबसे पहला नियम दार्शनिक पढ़ने का हमने क्या सीखा था कि कॉमन इंट्रोडक्शन तैयार करके रखना है, ताकि बार बार की मेहनत से बचा जाए और कम से कम हमारी इंट्रोडक्शन परफेक्ट तरीके से शुरू हो जाए। तो ये बात सभी को क्लियर है क्या कि सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन परफेक्टली तैयार कर लिए हैं? थंब बना दो, नहीं किए तो तैयार कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो एमपीपीएससी छोड़ दो। अगर आपका डेडिकेशन नहीं है, आपको ये आइडिया नहीं है कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सुई सर ने करा दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर सुजीत सर ने लिखा दिए तो दैट्स नाइस। तो अब देखो प्लेटो का न्याय कितना बड़ा दे रखा है ना, प्लेटो का न्याय कितना बड़ा दे रखा है आप लोगों को। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले न्याय के बारे में बता देना है। सबसे पहले आप लोगों को न्याय के बारे में बता देना है कि जब साहस संयम विवेक सद्गुण स्थापित हो जाएंगे तो एक सर्वोच्च सद्गुण का जन्म होगा, जिससे न्याय सद्गुण कहेंगे। न्याय 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला डायमेंशन परिभाषा या न्याय क्या है। दूसरा हमने क्या बोला, प्रकार। दूसरा हमने क्या बोला, प्रकार, व्यक्तिगत न्याय और राज्य के लिए न्याय। और तीसरा आप लोग क्या लिख दोगे, महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब जब न्याय जब इतना बड़ा पॉइंट था, अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना। क्वेश्चन क्या आया, प्लेटो के ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने बताई परिभाषा ये क्या है। सब हेडिंग आप लोगों को लिखना है, जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियोस एक बार देख डालें, ठीक है।
क्या है। फिर आपने प्रकार लिखा। अब प्रकार को आप इस तरीके से लिख सकते थे, 1 और 2। ये दूसरा तरीका क्या है प्रकार लिखने का। यहां गए आप, यहां लिखा आपने, यहां लिखा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर उसके बाद यहाँ पे विशेषताएं बता दें उसकी। विशेषताएं कैसे लिखें, ऐसे ना लिखें, बस ऐसे लिखें, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप लोग आलोचना लिखें, 1 2 3, और यहाँ पे आप लोग निष्कर्ष लिखें। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग होगी किसकी, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत। कितने डायमेंशन कवर हो गए, क्या है, प्रकार भी कवर हो गया, विशेषताओं में 1 1 2 2 पॉइंट, सार्वभौमिक है, नैतिकता युक्त है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमें, अब कंटेंट कितना बड़ा था पर अब उसे हमने कितना शॉर्ट कर दिया। विशेषताओं में हम 4 5 पॉइंट नहीं देंगे, विशेषताओं में सीधे सीधे लिखेंगे 2 3 पॉइंट, आलोचना में सीधे सीधे 1 2 3 पॉइंट लिख देंगे हम लोग, और निष्कर्ष के साथ हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये आपका जो 13 लाइन है, 13 लाइन के हिसाब से परफेक्ट हो जाएगा। अब सपोज करो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते 11 मार्कर में, तो फिर 11 मार्कर में पूरा डिस्क्राइब करो, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, पूरा डिस्क्राइब करो, ऊपर से जो लिखा हुआ है फिर पूरा समझाओ आप लोग। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, तृष्णा मनोविद ज्ञान, और फिर परिभाषा, परिभाषाओं के प्रकार, प्रकार के बाद फिर आप लोग डिस्क्राइब करो विशेषताओं को भी और आलोचनाओं को भी, फिर आप सीधा सीधा लिखो, तो यही क्वेश्चन 11 मार्कर में कंप्लीट हो जाएगा। यही जो तरीका है, ये जो क्वेश्चन है, ये 2 पेज हो गए आपके यहाँ पे, ये आपके 2 पेज हो गए। तो बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप बकायदा पूरा पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे आप लोग लिखना है, फिर आप लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना दें। जब भी आप लोग 11 मार्कर लिखे तो बीच में छोटा सा फ्लो चार्ट जरूर बना दें। तो साहस संयम, साहस संयम और न्याय जो भी वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग परिभाषा लिखे, फिर यहाँ पे व्यक्तिगत न्याय लिखे, यहाँ पे दूसरा वाला न्याय लिखे, फिर यहाँ पे आप लोग विशेषताएं बताएं 1 2 3 4 5 बढ़िया डिस्क्राइब करते हुए, फिर यहाँ पे आप लोग आलोचना लिखें, और फिर आप यहाँ पे निष्कर्ष लिखें लंबा सा 3 4 लाइन का। तो क्वेश्चन वही था, उसी क्वेश्चन को 7 मार्कर में कैसे लिखा, और उसी क्वेश्चन को हमने 11 मार्कर में कैसे लिखा। यही कला हम लोगों को सीखनी है, यही चीजों पे हम लोगों को फोकस करना है कि 2 मार्कर को 7 मार्कर में लिख सकें, और 7 मार्कर को 11 मार्कर में हम लोग लिख सकें। बस यही चीज आप लोगों को दिमाग में बिठाना है। क्लियर है सभी लोगों को, ये बात क्लियर है सभी को। थंब बना दो, मैं इसलिए वास्ते थंब बनवा लेता हूँ कि आप लोग लगे एक्टिव हो कि नहीं हो, पता चले आप नींदों में हो और मैं पढ़ा रहा हूं। 297 लोग, 98 लोग, चलिए। तो क्या सीखा, 298, 500 लोग जुड़ने की क्षमता है इसमें। डीएसपी टेलीग्राम चैनल पे कितने लोग हैं, लगभग 14,000 के, और 1-2 हजार तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे। स्टिल तुम सोचो अपनी क्लासेस में लोग रहने के बाद भी इतने कम लोग क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि चीजों को सीखने की जो चाहत होती है, जिज्ञासा होती है ना, वो बहुत कम लोगों में। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, तुम लोगों को जहां से भी जो भी सीखने को मौका मिले, लेजीनेस यस, और एक ये भावना कि हमें सब कुछ आता है, तो आप लोगों को जब भी जहां से कुछ भी सीखने को मिले ना, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको आता है। भले ही मैट्रिक्स की आंसर राइटिंग आपको सुजीत सर बता चुके हो, फिर भी आप लोग सीखें, चाहे आपको 2 नई बातें मिलें, चाहे आपको रचित सर बताएं तो भी आप सीखें, अरिजीत सर बताएं तो भी आप सीखें, कपिल सर बताएं तो भी सीखें। इससे क्या होता है, इससे हम लोगों को सीखने की, क्योंकि रिवीजन भी होगा तो भी आप लोगों की तैयारी और अच्छी होगी। रिवीजन भी होगा तो भी आप लोगों की तैयारी और अच्छी होगी। इज इट क्लियर। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले, 45 1 घंटे के मिनट में कुछ नहीं होता। सर आपकी पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हो रही, रचित सर ने स्टार्ट कर दी ना। अब मेरा पूरा फोकस है मेंटोर पे करना, मतलब मैं आपकी रणनीतियां, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी स्ट्रेटजी, इन सब पे फोकस करूंगा पूरा, क्योंकि एट द एंड ये चीजें बहुत मिसिंग है सब जगह। क्लियर है। तो अब मेरा पूरा काम किसी चीज पे रहेगा कि हम सब्जेक्ट को कैसे डील करें, कैसे आसान करें। ओके वेरी नाइस। तो ये हो गया
ये न्याय हो गया इनका। अब देखो, इस प्रकार अरस्तु की न्याय की अवधारणा अरस्तु की काल्पनिक अवधारणा प्रतीत होती है। फिर शिक्षा व्यवस्था। अब शिक्षा व्यवस्था आप लोगों को क्या करना है, अब प्रथम द्वितीय तृतीय ये तरीके की चीजें मत लिखो, आप पॉइंट्स लिखो सीधे, ठीक है। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, इंट्रोडक्शन हो गया। देखो सेम चीज है, रिपब्लिक में आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। उद्देश्य, विशेषताएं। अब विशेषताएं बड़ी बड़ी नहीं लिखना है, छोटी छोटी लिखना है ना। जैसे ये इंट्रोडक्शन लिखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे लिख दें अवधारणा द रिपब्लिक में, तो यहाँ पे आप लोग उद्देश्य लिख दें। अब विशेषताएं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लिखी हैं, तो आपको क्या करना है विशेषताओं में, एक पॉइंट डिस्क्राइब, एक लाइन में डिस्क्राइब, एक ही लाइन में डिस्क्राइब करना है। कल मैं उस पर वो डिस्कस करूंगा आप लोगों को, ताकि विजुअलाइजेशन से आप लोग अपने आंसर स्कोर अच्छे तरीके से लिख पाओ। यूनिट 2 पे आएंगे, राष्ट्र निर्माण वाली पे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण मेरे लिए ना है तो फिर स्टडी करना पड़ेंगे। चलिए, अब एक आध तो क्वेश्चन पूछ डालो तो मैं फ्री हो जाऊं। और एक चीज और मैं बता दूं, आप लोगों को कुछ अलग करना है तो यू हैव टू बी डेडिकेटेड, है ना। मैं भी पूरे दिन ट्रेनिंग करने के बाद, थकने के बाद आप लोगों के पास आता हूं, बिकॉज ऑफ डेडिकेशन, कि मेरा डेडिकेशन है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर आप लोगों का डेडिकेशन है चीजों के लिए तो आप लोग बिल्कुल करें। कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हैं प्रियांशी, अगर सारांश के नोट्स मिल रहे हो कहीं मार्केट में देख लेना। ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए, कौन सी लिखने वाली। चलो आई बिन, चलिए जो लोग नए थे उन लोगों को समझ में आया क्या, क्योंकि हमारे यहाँ आंसर राइटिंग क्लासेस में बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं पहले से, तो वो लोग तो आदत है उन्हें मेरी आवाज सुनने की भी और क्लासेस लेने की भी। हाँ, पेपर 3 के बारे में जब समय आएगा तो बता देंगे। पेपर 4 इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ। आप लोगों को पेपर 4 की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, पर कभी आप लोग अगर एग्जाम दोगे और कॉपी देखने का मौका मिला, तब तुम लोगों के पेपर 4 की वैल्यू समझ में आएगी। थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। और जो लोग नए हैं जिन्हें आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सारांश की एप्लीकेशन पे क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक लिंक भेजिए मैंने, पुरानी क्लासेस उस पर मिल जाएगी, हालांकि हम लोग यूट्यूब पे भी डालने की उनको कोशिश कर रहे हैं। दार्शनिक गुरु में कंक्लूजन कैसे लेके, इस क्वेश्चन को हम लोग कल ले लेंगे। एग्जाम में बीच में सेशन ले लीजिएगा, बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है। तो जितना मेरे से हो पा रहा है, आई एम ट्राइंग टू डू इट, मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी टीम भी आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रही है, जितना हम लोगों से हो पा रहा है। जीरो से आंसर राइटिंग कैसे याद करें, मैंने फिर बोला 50 बार बोल रहा हूँ आईफोन जी, और 50 मैसेज मत करो, ब्लॉक मार दूंगा भगवान कसम। एक बार मैं देख लेता हूँ, बच्चों जैसी हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद अपने, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने यहाँ पे। हम लोगों की क्लासेस ऐसी बिल्कुल नहीं होती कि तुम आए और ये नहीं, ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन। मैं बच्चों को लेता ही नहीं, मैं भगा देता हूँ क्लासेस से अगर किसी के अंदर डिसिप्लिन डेडिकेशन नहीं है तो। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप सारांश आईसीएस के एप्लीकेशन पे जाए, एक आंसर राइटिंग, रिकॉर्डेड आंसर राइटिंग क्लासेस का उसमें वीडियो चली हुई, आप उनको देख डालें, आपकी दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों के मैं
सीधे क्वेश्चन भी लेता हूँ, डाउट भी ले रहा हूँ आपके, ठीक है, और सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से होती रहेंगी। आप लोग बस पढ़ते रहिएगा। पेन कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने राइटोमीटर यूज किया था। आपके हथियार से ज्यादा आपके हाथों में हिम्मत होनी चाहिए। हथियार से ज्यादा हथियार चलाने वाला इंपॉर्टेंट है। अब आपका हथियार बहुत अच्छा है पर आप चला नहीं पा रहे हो, तो भी आपकी युद्ध स्थल में मौत हो जाएगी। पेन आप कोई भी यूज करें, बस आप लोग ये विश्वास करें कि वो फैले ना और आप लिखने में कंफर्टेबल हो, बस। बाकी पेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं तो तुम 50,000 का पेन यूज कर लो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, कंटेंट नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, थैंक यू सो मच।